जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों को हम 4 भागों में डिवाइड किए थे। भारत में लगभग 200 नदी हम लोग पढ़े थे। तो 200 नदियों को 4 भागों में डिवाइड किए थे। पहला था हिमालयी नदी, हिमालय से जो निकलती है नदियाँ, और दूसरा था प्रायद्वीपीय नदी, और तीसरा आपका था तटीय नदी, और चौथा था अंतःस्थलीय नदी। तो इस 4 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे थे। अब हिमालयी नदी को भी 3 भागों में डिवाइड किए थे। 3 भागों में इसका वर्गीकरण किए थे। पहला था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा था गंगा नदी तंत्र, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें से हमारा सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो गया है, गंगा नदी तंत्र भी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ क्या क्या पढ़ना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना है और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब एक बार इमेज में देख लीजिए। तो इमेज में हम लोग लगभग ये देखिए उत्तर भारत की नदियां हैं ये सब। तो इसमें से हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, गंगा नदी तंत्र पढ़ लिए हैं, और आज पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ ये तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है, और ये लास्ट में जाकर कहाँ अपने जल को, यानी ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, जाकर अपने जल को गिराता है, या फिर अरब सागर में। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। साथ ही इसकी दाहिने तट से कौन सी नदी आकर मिल रही है और बाएं तट से कौन सी आकर नदी मिल रही है, जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले ये देखिए मानसरोवर झील दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ से दूसरा इमेज ले लेते हैं, और यहाँ से जो इमेज लेंगे वो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का होगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इमेज रहेगा, 7 सिस्टर से लेकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 7 सिस्टर के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद वो चली जाती हैं बांग्लादेश में। तो अब हम पूरा मैप काट रहे हैं, सिर्फ इतना मैप ले रहे हैं जिसमें भारत की 7 राज्य यानी भारत की 7 सिस्टर हैं, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी है। कहाँ से कहाँ तक बही है ब्रह्मपुत्र नदी, कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, और किन किन राज्यों से होकर ये जा रही हैं। तो अब लेते हैं अगला इमेज। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का इमेज। ये देखिए इसमें सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, उसके बाद उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सबसे पहले देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यहीं पर एक झील है तिब्बत में, उस झील का नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद। उसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद। यहीं से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में इस नदी को यहीं पर मानसरोवर झील भी है, यहीं पर मानसरोवर झील भी है। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व में जो ये चेमा युंगडुंग हिमनद है, यहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। इसी को आंगी ग्लेशियर भी कहा जाता है, आंगसी, इसको आंगसी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को आंगसी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, चोमा युंगडुंग हिमनद को। यहीं से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र में इसका नाम सांगपो हो जाता है। देखिए जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग या
मानसरोवर के पूर्व में इधर मानसरोवर झील है, इसके पूर्व में चेमायुंगडू हिमनद है, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं आंगसी ग्लेशियर, यहीं से होता है। अब ये नेपाल कुछ दूर तिब्बत में बहता है, तो तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाएगा, तो सांगपो। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाएगा। अब जब यू टर्न लेती है, ये घुसती है भारत में, तो भारत में यह नदी नामचा बरवा पर्वत से टकराती है। देखिए नामचा बरवा यह नदी नामचा बरवा पर्वत से टकराती है। ये देखिए ये नदी आ रही है, ये पहुंच गई आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अब यहीं पर आपका खड़ा था नामचा बरवा पर्वत, इससे टकराने के बाद ये तुरंत दक्षिण की दिशा में मोड़ ले लेती है, तुरंत दक्षिण की दिशा में मुड़ जाती हैं। और नामचा बरवा के निकट ही बृहद हिमालय है, जिसकी ऊंचाई 7,755 मीटर है। नामचा बरवा के बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो ये बृहद हिमालय इस तरह से है, तो बृहद हिमालय में प्रवेश कर जाती हैं। और भारत में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। भारत में अगर भारत के अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, यहाँ का नाम इसका दिहांग है। आगे बढ़ेगी अरुणाचल प्रदेश, असम में, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसका कई नाम है, जैसे इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता था, तो सांगपो नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जाकर जब यमुना से मिलती है तो वहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना। तो इसका नाम है सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और मेघना। यह नदी असम में पश्चिम की ओर धुबरी तक बहती है। यहाँ से जाने के बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में जब बहती है तो ये धुबरी तक बहती है, असम के धुबरी तक बहती है। और आगे बढ़ने के पश्चात यह नदी एकदम तीक्ष्ण मोड़ लेती है। देखिए आगे बढ़ने के पश्चात ये नदी, ये आपका असम है, ये वाला मैप आपका असम का है, ये इधर से असम का है। तो यहाँ से ये देखिए धुबरी तक बहने के बाद ये तीक्ष्ण मोड़ ले लेती है, ये एकदम तीक्ष्ण यानी एकदम दक्षिणी दिशा में मुड़ जाती है। दक्षिण दिशा में मुड़ने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए यहाँ से बहते हुए आई, नामचा पर्वत से टकराई, उसके बाद दक्षिण में तीक्ष्ण मोड़ ली, उसके बाद बहना शुरू की। यहाँ इसको दिहांग के नाम से जाना गया, फिर आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया असम में। असम से आगे बढ़ने के बाद ये फिर तीक्ष्ण मोड़ ली धुबरी। असम का एक असम की जगह धुबरी है, धुबरी में पहुँचते ही ये एकदम तीक्ष्ण मोड़ ली। उसके बाद प्रवेश कर गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये पासी घाट के नीचे, यहीं इसको मिलेगा पासी घाट। तो पासी घाट के नीचे इस नदी में अनेक सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं। पासी घाट के नीचे इस नदी में अनेक सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, जिसमें से सुबनसिरी यहीं है। देखिए पासी घाट इधर आपका पड़ेगा, यहाँ से आपको सुबनसिरी मिल गई। सुबनसिरी के बाद भरेली, मानस, तिस्ता, ये सब नदियाँ, ये मानस, संकोश, रैडाक, जलढाका और तिस्ता, संकोश, राय डाक दाहिने तट से आकर मिलती हैं। और यहीं पर देखिए दिहांग, दिबांग, लोहित, और यहीं पर बूढ़ी दिबांग भी हैं, और तो और धनश्री। और यहीं पर आकर मिलेगी, यहाँ पर तो नहीं आकर मिलेगी बांग्लादेश में आपकी बराक नदी। तो ये सब आकर मिलती हैं बाएं तट से, ये सब नदियाँ बाएं तट से आकर मिलती हैं, और ये सब नदियाँ दाहिने तट से आकर मिल जाती हैं। और बूढ़ी दिहांग पूर्व से आकर मिलेगी, ये है पूर्व दिशा, तो बूढ़ी दिहांग इधर से आकर मिलेगी, जबकि ये सब पश्चिम की दिशा में है। और ये इसकी बात करें तो ये बाएं तट पर है, क्योंकि नदी
इस तरह से आ रही है तो नदी का बायां ये होगा, दायां ए होगा। दाहिने तरफ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रैडाक, जलढाका, तिस्ता, इतनी नदियां आकर दाएं से मिल रही हैं। दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी और बराक, ये नदियां बाएं से आकर मिल रही हैं। उसके पश्चात ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद ये बन जाती है, गंगा से मिलने के बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के बाद ये चली जाती है, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करते हुए चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, अपने जल को गिरा देती है। वहीं पे बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर मिल जाती हैं। ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो दाएं तट से आकर मिल रही हैं, दाएं तट से, सबसे पहले हम दाएं तट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाएं तट को पढ़ते हैं। दाएं तट पे सबसे पहले हमको दिख रहा है तीस्ता। तीस्ता नदी के बारे में पढ़ते हैं तो तीस्ता नदी को उत्तरी बंगाल और सिक्किम का जीवन रेखा भी कहा जाता है। उत्तरी बंगाल और सिक्किम की जीवन रेखा देखिए, ये नदी ये पश्चिम बंगाल है, तो ये नदी देखिए सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल से ये आ गई बांग्लादेश में। तो इसको सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में, यानी उत्तरी पश्चिम बंगाल, तो उत्तरी बंगाल में और सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है इस नदी को। इस नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ये देखिए पश्चिमी है और दाहिनी तट की सहायक नदी है। और इस नदी का उद्गम आपका होता है, इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये कंचनजंगा, देखिए यहीं पर आपकी कंचनजंगा है। तो ये कहाँ से निकलती है तो कंचनजंगा से निकलते हुए यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक तीव्र मोड़ लेती है। ये देखिए जब ऊपर से नदियाँ गिरती हैं पहाड़ पर से तो तीव्र मोड़ लेती हैं। तीव्र मोड़ लेने के बाद इसमें आकर रांगपो, रंगीत और सेबक, ये सब इसकी सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं। और इसके तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। इसी के तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। इसी के तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। और इसके जल को देखिए, ये यहाँ से निकल रही थी कंचनजंगा से, यानी सिक्किम से। तो सिक्किम से नीचे आती है तो पश्चिम बंगाल से नीचे आएगी तो बांग्लादेश। तो इसका जल 2 राज्यों में और 1 देश, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय यानी बांग्लादेश और 2 भारतीय राज्यों में इसके जल का उपयोग होता है। तो इसके जल के लिए एक समझौता हुआ है। सबसे पहले तो समझौता नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, लेकिन बाद में अब ये बांग्लादेश और भारत के बीच होगा। पहले तो नेपाल के बीच हुआ था, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश और भारत के बीच, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये जल बांग्लादेश में भी आ रहा है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ इसके जल का समझौता। तो ये 12 सालों के बाद हुआ था। जैसे नेपाल में जब जल समझौता हुआ था, कब हुआ था तो 1815 में ही नेपाल और भारत के बीच हुआ था। 1815 में भारत एक गुलाम देश था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच इस जल का समझौता हुआ था। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के साथ साथ ये जब बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ, यानी 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद 12 वर्ष के बाद, 1971 से 12 वर्ष के बाद यानी 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच इसके जल पर समझौता हुआ। तो समझौते में ये हुआ
कि ये इसका जो 36% का हिस्सा है बांग्लादेश, इसका 36% जो हिस्सा है जल का, इतना बांग्लादेश यूज करेगा और 39% का जो हिस्सा है ये भारत यूज करेगा। ये भारत और ये बांग्लादेश यूज करेगा। तो ये है सिंधु जल समझौता। और बाकी इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 315 किलोमीटर है। 315 किलोमीटर ये भारत में है। बाकी इसकी पूरी लंबाई 414 किलोमीटर है। और ये भारत और तिब्बत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 किलोमीटर तक बनाती है। 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये नदी। भारत और तिब्बत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ये 315 किलोमीटर भारत में बहती है, जबकि इस नदी की कुल लंबाई 414 किलोमीटर है। तो ये है आपका, और ये जलपाईगुड़ी शहर में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देख लेते हैं जलढाका नदी। दाहिने तट की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो तीस्ता हो गया। अब पढ़ लेते हैं जलढाका नदी। तो जलढाका नदी की बात करें तो ये भारत, भूटान और बांग्लादेश में बहती है। ये नदी भारत, भूटान और बांग्लादेश, इन 3 देशों में बहती है। यानी इसके जल का उपयोग 3 देश करते हैं। और इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिक्किम। भारत के सिक्किम के पुपुप झील, भारत के सिक्किम के पुपुप झील, जिसे बितांग झील भी कहा जाता है, पुपुप झील या बितांग झील कहा जाता है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और इस नदी का अंत कहाँ होता है? तो ये बांग्लादेश में जब पहुँचती है, बांग्लादेश के ये धारला एक नदी है। बांग्लादेश में धारला नदी है। उससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है। धारला नदी के पास पहुँचने से पहले ही ये असम में पहुँचती है। असम में पहुँचने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। वहाँ धारला नदी तक पहुँच ही नहीं पाता है। धारला नदी कहाँ है? तो बांग्लादेश में इसी के बाद धारला नदी मिलती, लेकिन धारला नदी में मिलने से पहले ही इसको मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ ये अपना जल उसी में मिला देती है, तो बन जाती है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे रैडाक नदी है। जलढाका के बाद रैडाक नदी है। तो रैडाक की बात करें तो रैडाक नदी देखिए, ये भूटान के, ये कहाँ बहती है? तो भूटान, भारत और बांग्लादेश, ये भी भूटान, भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। और इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल जो हिमालय है, भूटान के हिमालय में एक जगह है वांगछू। इसका उद्गम स्थल वांगछू से हुआ है। और इसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमालय के वांगछू से हुआ है और ये भूटान, भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 370 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 370 किलोमीटर है। और ये असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपने जल को विसर्जित कर देती है। असम में अपने जल को ब्रह्मपुत्र नदी में मिला देती है। अब आगे है संकोश नदी। तो संकोश की बात करें तो इसे गदाधारी नदी भी कहते हैं। संकोश को गदाधारी नदी भी कहते हैं। और ये असम, पश्चिम बंगाल, इन 2 राज्यों को फ़ायदा पहुंचाती है। मतलब ये 2 राज्य इसके जल का उपयोग करते हैं। और इसके उद्गम की बात करें तो ये भूटान से इसका उद्गम हुआ है।
असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये सारी की सारी नदियाँ असम में ब्रह्मपुत्र से मिल जाएंगी। और लंबाई की बात करें इसकी तो लंबाई 321 किलोमीटर है। भूटान में इसकी लंबाई 214 किलोमीटर और भारत में 107 किलोमीटर। कुल मिलाकर ये नदी 221 किलोमीटर लंबी है। ये भूटान की लंबाई, ये भूटान में कितनी लंबी है 214 और भारत में कितनी लंबी है तो 107। भारत के दो राज्यों को ये इसके जल से फ़ायदा होता है, एक असम और एक पश्चिम बंगाल। तो ये था आपका संकोश नदी। संकोश को गदाधारी नदी भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं मानस नदी। तो मानस की बात करें, मानस नदी की बात करें तो ये भूटान और भारत में, इसका क्षेत्र विस्तार भूटान और भारत है। भूटान और भारत और प्लस में ये तिब्बत यानी चीन में, तिब्बत यानी चीन में है। 3 देशों में इसका विस्तार है, भूटान, भारत और तिब्बत। और ये इसकी लंबाई की बात करें तो ये 400 किलोमीटर लंबी है। 400 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 24 किलोमीटर ये चीन में बहती है यानी भूटान में बहती है। 24 किलोमीटर ये भूटान में बहती है। भूटान में नहीं, 24 किलोमीटर ये तिब्बत यानी चीन में बहती है। और 104 किलोमीटर भारत में बहती है, भारत के असम में। 104 किलोमीटर भारत के असम में बहती है और 272 किलोमीटर भूटान में बहती है। 272 किलोमीटर ये नदी भूटान में बहती है। कौन सी नदी तो मानस नदी। मानस नदी 272 किलोमीटर भूटान में बहती है। भूटान में कितना बहती है 272 किलोमीटर, 104 भारत में बहती है, 24 किलोमीटर ये तिब्बत में बहती है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये भूटान के हिमालय की तलहटी से इसका उद्गम हुआ है। इसका उद्गम भूटान के हिमालय की तलहटी से हुआ है, हिमालय की तलहटी से हुआ है। और मानस नदी घाटी परियोजना भूटान की सबसे बड़ी परियोजना है। मानस नदी घाटी परियोजना है, इस नदी पर बनाई गई परियोजना है जो कि भूटान की सबसे बड़ी परियोजना है। और भारत में इस नदी की बात करें तो भारत में यह प्रमुख रूप से असम में प्रवाहित होती है। भारत में ये प्रमुख रूप से असम में प्रवाहित होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में इसका संगम हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के साथ ही मानस नदी के सफ़र का अंत हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के में इसका संगम हो जाता है, संगम के साथ ही इसके सफ़र का अंत हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं सुबनसिरी। अब आगे कामेंग फिर सुबनसिरी है। तो आगे देख लेते हैं अब कामेंग नदी। कामेंग नदी की बात करें तो ये कामेंग नदी ये है कामेंग नदी। तो ये भारत और दक्षिणी तिब्बत के बीच सीमा बनाती है। दक्षिणी तिब्बत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और भारत के जिलों के बीच भी ये सीमा बनाती है। सुबनसिरी भारत के अंदर जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ के कुछ जिलों के बीच में भी ये सुबनसिरी सीमा बनाती है। जैसे भारत और दक्षिण तिब्बत के बीच सीमा बनाती है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लेकिन जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ भी ये जिलों के बीच सीमा बनाती है, एक जिले को दूसरे जिले से अलग करती है, उसके बीच में ये नदी बही है। और कामेंग नदी की बात करें तो कामेंग नदी का उद्गम तवांग जिले में, इसका उद्गम तवांग जिले में हिमच्छादित गोरी चेन पर्वत जो है, यहीं पर गोरी चेन पर्वत है तवांग जिले में। गोरी चेन पर्वत का जो निचला हिमनद है, गोरी चेन पर्वत का निचला हिमनद वही एक झील है, झील से ही इस नदी का उद्गम हुआ है। सुबनसिरी नदी का उद्गम तवांग जिले में जो हिमच्छादित गोरी चेन पर्वत है, गोरी चेन पर्वत के नीचे एक हिमनद है, हिमनद से झील बन गया है, उसी झील से इसका उद्गम हुआ है। और ये इस झील की ऊंचाई की बात करें तो ये
6300 मीटर ऊंची है। ये झील कितनी ऊंची है? तो 6300 मीटर ऊंची है। और यह नदी, इस नदी की बात करें तो यह नदी सोनितपुर जिले में, यह नदी सोनितपुर जिले में प्रशासनिक केंद्र, वहीं पर प्रशासनिक केंद्र है सोनितपुर जिले में, वहीं के प्रशासनिक केंद्र जो तेजपुर में स्थित है। तेजपुर में जाकर ये नदी कहाँ मिल जा रही है? तेजपुर में जाकर ये नदी मिल जा रही है ब्रह्मपुत्र से। ब्रह्मपुत्र से ये नदी जाकर मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी पश्चिम से आकर मिलती है दिरांग छू। इसके पश्चिम से आकर इसकी सहायक नदी दिरांग छू मिलेगी, विमोच मिलेगा, विमोच, और टेंगा मिलता है, और दिरांग दजोग, इसकी ये सब सहायक नदियां हैं जो इसके पश्चिम से आकर मिलती हैं। और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी तट से टिप्पी नाला आकर मिलता है। एक नदी है टिप्पी नाला, ये पूर्व से आकर इसमें मिलती हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई 264 किलोमीटर है। सुबनसिरी नदी की कामेंग नदी की लंबाई की बात करें तो कामेंग नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर है। अब यहीं पर एक नदी मिलेगी आपको पगलादिया। एक नदी कामेंग और सुबनसिरी के बीच में ही मिलेगी पगलादिया। सुबनसिरी के बाद ही मिलेगी पगलादिया। तो ये कामेंग है। कामेंग नदी के बाद यहीं पर मिलेगी एक पगलादिया। इस नदी का नाम है पगलादिया। तो पगलादिया की बात करें तो ये भारत के असम राज्य में बहती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है। और इसका उद्गम भूटान से हुआ है। इसका मिलन स्थल जो है, ये भूटान से निकलती है पगलादिया नदी, और इसका मिलन स्थल बक्सा जिले के नलवाड़ी जिले में हुआ है। ये नलवाड़ी जिले में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। बक्सा जिले के बक्सा जिला है और वहीं पर नलवाड़ी जिला है। उन्हीं दोनों के बीच में जाकर ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अब आगे है सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी की बात करें तो ये है आपकी सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, दो राज्य, एक अंतर्राष्ट्रीय देश, तीनों में इसका जल उपयोग में आता है। तीनों जगह इसका जल उपयोग में आता है। और सुबनसिरी की बात करें तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। सुबनसिरी देखिए, ये ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। और बड़ी सहायक नदी के साथ साथ यह हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग बहुत लंबा है। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का मार्ग बहुत ही लंबा है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 442 किलोमीटर लंबी है। और असम के लखीमपुर जिला यूपी में भी है, लेकिन ये असम वाला लखीमपुर की बात कर रहा है। तो लखीमपुर जिले में ये ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं। ये नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती हैं। और यह मिरी पहाड़ी तथा अबोर पहाड़ियों को दो तरह से विभाजित कर देती हैं। एक तरफ अबोर पहाड़ी, दूसरी तरफ मिरी पहाड़ी। इधर अबोर पहाड़ी, इधर मिरी पहाड़ी, दोनों को अलग कर देती हैं। ये सुबनसिरी नदी बीच में बहते हुए आती है, तो इधर से अबोर पहाड़ी, इधर से मिरी पहाड़ी, दोनों के बीच में आती है। इधर इन दोनों को अलग करते हुए आती हैं। अब सुबनसिरी के बाद आ गई ये आपकी जो पश्चिम तट वाली नदी थी, पश्चिमी तट, या फिर हम कह सकते हैं दाहिने तट वाली नदी समाप्त हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं बाएं तट से कितनी नदियां आकर मिल रही हैं। तो बाएं तट की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिहांग, फिर दिबांग, फिर लोहित, फिर धनसिरी, यहीं पर आपकी मिलेगी बूढ़ी दिहांग।
यहीं पर बूढ़ी दिहांग मिलेगी, उसको हमें पढ़ना है। धनश्री के बाद बराक नदी को पढ़ना है। उसके बाद ये जो हिमालय की नदियाँ थीं ये हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं दिहांग नदी। दिहांग नदी की बात करें, दिहांग नदी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी पहाड़ी यानी पटकाई बूंद से निकल रही है। देखिए, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश के पटकाई बूंद से निकल रही हैं और असम के तिनसुकिया, ये असम के तिनसुकिया में जाकर डिब्रूगढ़ जिले से होकर बहती हैं। बहने के पश्चात ये जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। ये देखिए, दिहांग जो नदी है ये पटकाई बूंद से निकल रही है, तिनसुकिया से बहते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचती है, डिब्रूगढ़ जिले से होकर आगे बढ़ती है और ये असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 380 किलोमीटर लंबी है। ये नदी, इस नदी की लंबाई की बात करें तो ये 380 किलोमीटर लंबी नदी है। अब आगे देख लेते हैं दिबांग। ये तो था दिहांग, अब आगे देख लेते हैं दिबांग। दिबांग नदी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ ही यह भारत और तिब्बत की सीमा पर, भारत और तिब्बत में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है भारत और तिब्बत के बीच। यह दिबांग नदी भारत और तिब्बत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसके उद्गम की बात करें तो ये इसका उद्गम हुआ है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी जिले में। ऊपरी, अगर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी जिले की बात करें तो ऊपरी दिबांग घाटी जिले में एक जगह है केन्या दर्रा। ऊपरी दिबांग में एक जगह केन्या दर्रा है और केन्या दर्रा के समीप ही इसका उद्गम स्थल है। इस दिबांग की बात करें तो एक केन्या दर्रे के समीप ही इसका उद्गम है। इसके उद्गम, अगर ऊंचाई की बात करें, उद्गम कितनी ऊंचाई से हुआ है तो ये लगभग 1100 मीटर ऊंचा है। इसका उद्गम स्थल 1100 मीटर ऊंचा है और यह सादिया के पास जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। वहाँ से निकलती है और सादिया के पास जाकर ये ब्रह्मपुत्र में अपना जल विसर्जित करती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब निचली दिबांग की बात करें, ये तो था ऊपरी दिबांग। तो ऊपर दिबांग घाटी जिला व निचली दिबांग घाटी जिला दो है। तो निचली दिबांग घाटी में इसका ऊपर से नीचे जब आती है तो इसका जल संभर बहुत विस्तृत हो जाता है। इसका जल संभर बहुत विस्तृत हो जाता है और अपने ऊपरी भाग में यह मिसमी पहाड़ी में प्रवेश करते हुए निजाम घाट के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दिबांग घाटी जब ऊपरी दिबांग से नीचे की ओर आती है तो ये मिसमी, यहीं पर पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी को काट देती है। मिसमी पहाड़ी को काटने के बाद ये आती है निजाम घाट। निजाम घाट आने के पश्चात ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। निजाम घाट आने के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लोहित नदी। अब अगली नदी हमारी है लोहित नदी। तो लोहित की बात करें तो इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको खूनी नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस नदी की जो मिट्टी है उसका रंग लाल है। लाल होने के कारण ये खून जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। खूनी नदी के नाम से किसको जाना जाता है? ये दिबांग की अगर लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये खूनी नदी लोहित की बात कर रहे हैं तो अब खूनी नदी लोहित की बात करें तो इसकी मिट्टी लाल होने के कारण इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई, लोहित नदी की लंबाई 200 किलोमीटर तीव्र ढाल में बहती है। ये 200 किलोमीटर तक
तीव्र ढाल में बहती है। लोहित नदी 200 किलोमीटर तक तीव्र ढाल में बहती है। उसके पश्चात ये असम के मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है। उसके पश्चात ये असम के मैदानी क्षेत्र में पहुँचती है। मैदानी क्षेत्र में पहुँचने के बाद ही इस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये नदी बहुत तूफ़ानी और अशांत हो जाती है। यहीं पर ये बहुत ज़्यादा तूफ़ानी और अशांत हो जाती है। तूफ़ानी और अशांत होने के कारण इस मिट्टी का कलर ही लाल हो जाता है। लाल होने के बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाने लगता है? ये खून की नदी। और इसकी लंबाई की बात करें तो 191 मील है। इसकी पूरी लंबाई 191 मील है। अब आगे बात करते हैं धनसिरी। अब आगे हमारी कौन सी नदी है? तो आगे है धनसिरी। धनसिरी नदी की बात करें तो उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है नागालैंड के पेरेन। नागालैंड के यहीं पर एक जगह है पेरेन जिला। नागालैंड का एक ज़िला है पेरेन ज़िला, यहीं से इसका उद्गम हुआ है। पेरेन ज़िला में एक लाइसांग चोटी है, पहाड़ी है, उसकी चोटी लाइसांग है। यहीं लाइसांग से इस धनसिरी का उद्गम हुआ है। तो इसके उद्गम की बात करें तो ये नागालैंड के पेरेन ज़िला के लाइसांग चोटी से इसका उद्गम हुआ है। और ये किसको किसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, किन किन राज्यों को? तो ये असम और नागालैंड को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 352 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 352 किलोमीटर लंबा है। और यह असम के गोलाघाट ज़िला, असम में एक गोलाघाट ज़िला है। तो असम के गोलाघाट ज़िले से असम के गोलाघाट ज़िले से नागालैंड के दीमापुर ज़िले की, असम की का गोलाघाट ज़िला है। और अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं जाती है, नागालैंड में जाती है। तो नागालैंड का दीमापुर ज़िला है। नागालैंड का दीमापुर ज़िला है। दीमापुर ज़िला या यही दो ज़िलों की प्रमुख नदियां हैं। ये यही दो ज़िलों की मुख्य नदी हैं। ये दो ज़िले इस नदी के किनारे स्थित हैं, दीमापुर और गोलाघाट। गोलाघाट आपका असम में है। दीमापुर आपका कहाँ है? तो नागालैंड में है। और ये उत्तर दिशा में बहकर ब्रह्मपुत्र नदी से में अपना विलय कर लेती है। और इसकी बात करें तो ये देखिए, ये जाती है और ब्रह्मपुत्र में अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। धनसिरी की बात करें तो ये दक्षिण तट से ब्रह्मपुत्र में आकर मिल रही है और ब्रह्मपुत्र की बाएं सिरे से आकर मिल रही हैं। दक्षिण और बाएं, दक्षिणी तटीय नदी है और बाएं साइड से आकर मिल रही है। अब आगे बचा आपका ये बराक नदी। तो बराक नदी की बात करें तो इसका उद्गम मणिपुर के सेनापति ज़िले में, मणिपुर में एक जगह है, मणिपुर में सेनापति ज़िला है। सेनापति और सेनापति के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ी है। सेनापति के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ी है। इसका उद्गम वहीं से हुआ है, मणिपुर की पहाड़ी से। मणिपुर की पहाड़ी से ही इसका उद्गम हुआ है। और इस पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें तो 2331 मीटर ऊंचा है। ये पहाड़ी 2331 मीटर ऊंचा है। और मणिपुर सीमा के साथ ये नदी नागालैंड मणिपुर दोनों के बीच सीमा बनाती है। देखिए, मणिपुर और नागालैंड के बीच ये सीमा बना रही है। ये देखिए, ये नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है। तो मणिपुर और नागालैंड के बीच ये सीमा बनाती हैं। सीमा के साथ बहती है और असम में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद ये आएगी असम में। असम में प्रवेश करते हुए ये यहाँ से गुजरने के पश्चात भंगा
भंगा में 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं, 2 धाराओं में बढ़ जाती हैं। एक धारा का नाम हो जाता है सुरमा और दूसरी धारा का नाम हो जाता है कुसियारा। तो इसे ये आ जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको सुरमा के नाम से जाना जाता है और दूसरी धारा को इसकी कुसियारा के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ने के पश्चात ये देखिए बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात ये जाकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिल रही थी वहीं पर ये भी मिल गई और इसका नाम हो गया, फिर यहाँ से इसको भी मेघना के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तीन नदियाँ बराक, ब्रह्मपुत्र, गंगा जहाँ मिल रही हैं उसका नाम क्या हो गया, मेघना। और ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ये जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना कहा जाता है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी अब यहाँ से आगे बढ़ेगी तो सुंदरवन की डेल्टा का निर्माण करेगी, उसके बाद अपने जल को विसर्जित कर देगी बंगाल की खाड़ी में, ये जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अब देख लेते हैं एक बार ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को कितने नामों से जाना जाता है और कहाँ कहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे ये जब निकली तिब्बत से चेमायुंगडुंग हिमनद से, तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना गया, तो सांगपो, इसको तिब्बत में सांगपो कहा गया। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना गया, तो सांगपो। फिर आई नामचा बरवा पर्वत से यूटर्न मारी अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना गया, तो दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर आई असम में, असम में इसको ब्रह्मपुत्र, असम में इसको क्या कहा गया, ब्रह्मपुत्र। फिर आई ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना गया, तो जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना गया। फिर ये आगे बढ़ी जहाँ बराक नदी और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन हुआ वहाँ इसको क्या कहा गया, तो मेघना। ये नदी सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना कुल मिलाकर 5 नामों से जानी जाती है। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी 5 नामों से जानी जाती है। तो इसी के साथ ही ये आपका जो हिमालयी नदी थी ये वाला समाप्त हुआ। हिमालय नदी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गंगा नदी सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़े थे, हिमालयी नदी में सिंधु नदी तंत्र पढ़े थे, फिर गंगा नदी तंत्र पढ़े, फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। इसी के साथ ये हमारा क्लोज हो गया, ये हिमालयी नदी समाप्त हो गई। अब हम लोग अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।